नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल स्टडी रैंक पर। और आज हम इंडियन पॉलिटी यानी भारतीय राज व्यवस्था की अपनी सीरीज को आगे बढ़ाएंगे। दोस्तों, पिछली क्लास में हमने समझा था कि संविधान क्या है, व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन। आज की क्लास में हम इतिहास के उन पन्नों को पलटेंगे जहां से भारत में संवैधानिक विकास की नींव पड़ी। आज का हमारा टॉपिक है संवैधानिक विकास की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट 1600 एडी से 1773 एडी तक। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। नंबर 1, ईस्ट इंडिया कंपनी का आगमन और स्थापना। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले बात करते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी के आगमन और स्थापना की। देखिए, इस पूरी कहानी की शुरुआत भारत में नहीं बल्कि लंदन में होती है। वहां संस्थापक समूह यानी लंदन के कुछ व्यापारियों ने मिलकर एक ग्रुप बनाया जिसे उस समय मर्चेंट एडवेंचरर्स कहा जाता था। बच्चों, 31 दिसंबर 1600 ये तारीख बहुत महत्वपूर्ण है। इसी दिन ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने एक रॉयल चार्टर यानी राजलेख जारी किया। इस चार्टर का मतलब क्या था? इसका मतलब था एकाधिकार यानी मोनोपोली। कंपनी को पूर्वी देशों के साथ व्यापार करने के लिए 15 वर्षों का एकाधिकार दिया गया। इसका सीधा अर्थ ये था कि कोई और ब्रिटिश कंपनी अब भारत में व्यापार नहीं कर सकती थी, सिर्फ यही कंपनी करेगी। प्यारे बच्चों, अब देखिए कंपनी का वास्तविक नाम यानी रियल नेम उस समय ये ईस्ट इंडिया कंपनी नहीं था, बल्कि नाम काफी लंबा था। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज। यही वो कंपनी थी जिसे बाद में हम और आप ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से जानने लगे। तो प्यारे बच्चों, अब इतनी बड़ी कंपनी को चलाने के लिए एक सिस्टम भी चाहिए था। तो कंपनी की संरचना कैसी थी? इसे चलाने के लिए एक टीम बनाई गई जिसे कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स कहा जाता था। इसमें कुल 24 सदस्य होते थे। इनका चुनाव कौन करता था? कंपनी के शेयरधारक। और इनका काम क्या था? ये लंदन में बैठकर भारत में व्यापार के नियम बनाते थे। मुगल दरबार में अंग्रेजों का आगमन। प्यारे बच्चों, कंपनी तो बन गई, लेकिन भारत में व्यापार करने के लिए मुगलों से परमिशन चाहिए थी। तो अब देखते हैं मुगल दरबार में अंग्रेजों का आगमन। सबसे पहले नाम आता है कैप्टन हॉकिंस का, जो 1608 ईस्वी में आया। ये जहांगीर के दरबार में आने वाला पहला अंग्रेज था। बच्चों, एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है कि ये किस जहाज से आया। तो याद रखिएगा, ये हेक्टर नामक जहाज से सूरत पहुंचा था। हॉकिंस की खासियत थी कि उसे फारसी भाषा आती थी, जिससे जहांगीर काफी प्रभावित हुआ। लेकिन पुर्तगालियों के विरोध के कारण उसे उस समय सूरत में फैक्ट्री खोलने की अनुमति नहीं मिल पाई। तो प्यारे बच्चों, फिर फैक्ट्री कब लगी? अंग्रेजों ने अपनी पहली अस्थायी फैक्ट्री 1611 में मसूलीपट्टनम में लगाई और पहली स्थायी फैक्ट्री 1613 में सूरत में स्थापित की गई। तो बच्चों, इसके बाद 1615 ईस्वी में आया सर थॉमस रो। ये ब्रिटेन के राजा जेम्स प्रथम का राजदूत बनकर जहांगीर के दरबार में आया। प्यारे बच्चों, इसका उद्देश्य साफ था, मुगल साम्राज्य के सभी भागों में व्यापार करने और फैक्ट्री खोलने की अनुमति लेना, और ये अपने इस मिशन में सफल भी रहा। तो प्यारे बच्चों, धीरे धीरे समय बीतता गया और कंपनी का विस्तार हुआ। उन्होंने भारत में 3 मुख्य केंद्र या प्रेसिडेंसीज बनाई, बम्बई, मद्रास और कलकत्ता। यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट चार्टर आया, 1726 का राजलेख। इसका महत्व क्या है? इस चार्टर के द्वारा कलकत्ता, बम्बई और मद्रास के गवर्नरों को कानून बनाने की शक्ति, पावर टू मेक लॉज, दी गई। बच्चों ध्यान दीजिएगा, इससे पहले ये शक्ति इंग्लैंड स्थित बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पास थी, जो अब भारत स्थित गवर्नरों को मिल गई। तो प्यारे बच्चों, अब कहानी में एक बड़ा मोड़ आता है, व्यापारी से शासक बनने का सफर। कंपनी अब केवल व्यापार तक सीमित नहीं रही, उसने भारत की राजनीति में दखल देना शुरू कर दिया। यहाँ 2 बड़े युद्ध हुए जिन्होंने भारत का भाग्य ही बदल दिया। नंबर 1, प्लासी का युद्ध, 23 जून 1757। ये युद्ध हुआ बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और अंग्रेजों का नेतृत्व कर रहे रॉबर्ट क्लाइव के बीच लड़ा गया। परिणाम, जैसा कि हम जानते हैं, सिराजुद्दौला के सेनापति मीर जाफर ने धोखेबाजी की और अंग्रेज जीत गए। बच्चों, इसका महत्व ये है कि इसे भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की नींव या फाउंडेशन माना जाता है। नंबर 2, बक्सर का युद्ध, 1764। तो प्यारे बच्चों, इसके बाद हुआ ऐतिहासिक बक्सर का युद्ध। ये किसके बीच हुआ?
एक तरफ थे अंग्रेज, जिनका नेतृत्व कर रहा था हेक्टर मुनरो, और दूसरी तरफ थी भारत की 3 बड़ी शक्तियां या सम्मिलित सेनाएं। नंबर 1 मीर कासिम, बंगाल का पूर्व नवाब। नंबर 2 सुजाउद्दौला, अवध का नवाब। नंबर 3 शाह आलम द्वितीय, मुगल बादशाह। परिणाम, अंग्रेजों ने इन तीनों की सम्मिलित सेना को बुरी तरह हरा दिया। तो प्यारे बच्चों, इस युद्ध का महत्व बहुत बड़ा है। प्लासी ने तो सिर्फ पैर जमाने की जगह दी थी, लेकिन बक्सर के युद्ध ने ये साबित कर दिया कि अब भारत में सबसे बड़ी शक्ति अंग्रेज ही हैं। तो प्यारे बच्चों, युद्ध जीतने के बाद 1765 में इलाहाबाद की संधि हुई। यहाँ रॉबर्ट क्लाइव ने मुगल बादशाह शाह आलम सेकंड से एक बहुत बड़ा अधिकार छीन लिया, जिसे कहते हैं दीवानी अधिकार यानी दीवानी राइट्स। यानी कंपनी को अब बंगाल, बिहार और उड़ीसा से राजस्व वसूलने का कानूनी अधिकार मिल गया। यहीं से शुरू हुआ द्वैध शासन 1765 से 1772 तक। इसके जनक थे रॉबर्ट क्लाइव। तो प्यारे बच्चों, ये क्या था? आसान भाषा में कहें तो बंगाल में 2 मालिक हो गए। नंबर 1 कंपनी, जिसके पास पैसा वसूलने का अधिकार था, यानी मलाई खाने का काम। नंबर 2 नवाब, जिसके पास प्रशासन और सुरक्षा की जिम्मेदारी थी, यानी सिर्फ काम, कोई पैसा नहीं। तो बच्चों, इसका दुष्प्रभाव ये हुआ कि जिम्मेदारी किसी की नहीं थी, लेकिन लूट खसोट दोनों तरफ से मची थी, जिसका नतीजा ये हुआ कि 1770 में बंगाल में भीषण अकाल पड़ा। तो प्यारे बच्चों, बंगाल की हालत बहुत खराब हो चुकी थी। तब एक नया गवर्नर बनकर आया, वॉरेन हेस्टिंग्स। ये 1772 में बंगाल का गवर्नर बना। आते ही इसने सबसे बड़ा काम ये किया, द्वैध शासन का अंत, एंड ऑफ डुअल गवर्नेंस। इसने रॉबर्ट क्लाइव की उस व्यवस्था को पूरी तरह समाप्त कर दिया, अबॉलिश कर दिया। साथ ही 1772 में वॉरेन हेस्टिंग्स ने ही पहली बार जिला कलेक्टर का पद बनाया, जिसका मुख्य काम था राजस्व इकट्ठा करना, जो पद आज भी हमारे प्रशासन की धुरी है। तो बच्चों, निष्कर्ष ये निकलता है कि 1765 से 1772 के बीच कंपनी के कर्मचारी तो भारत को लूटकर अमीर हो गए, अपनी जेबें भर ली, लेकिन कंपनी खुद घाटे में चली गई। कंपनी पर कर्ज हो गया और बंगाल में पूरी तरह अराजकता फैल गई। इसी अव्यवस्था को सुधारने के लिए ब्रिटेन की संसद को पहली बार दखल देना पड़ा और वे लेकर आए 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। यहीं से भारत का संवैधानिक विकास एक नए चरण में प्रवेश करता है, जिसे हम अगली क्लास में विस्तार से पढ़ेंगे। लेकिन रुकिए, क्लास खत्म करने से पहले एक ज़रूरी सूचना। आज हमने जो भी पढ़ा है, ये आपको कितना समझ आया, इसे परखना बहुत ज़रूरी है। इसलिए इस चैप्टर हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से संबंधित एक महत्वपूर्ण MCQs का टेस्ट भी हम जल्द ही लेंगे। तो इस क्लास को अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा, ताकि आप टेस्ट में फुल मार्क्स ला सकें। अगर आपको क्लास पसंद आई हो तो स्टडी रैंक को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली क्लास में 1773 के एक्ट के साथ। जय हिंद।